हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है स्टडी IQIAS हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। ज्योग्राफी प्री PYQ सीरीज लगभग समाप्त होने वाली है और यदि अभी तक आपने इस सीरीज के सभी वीडियोस को नहीं देखा है और अभी तक यदि आपने PDF डाउनलोड नहीं की है तो आप अभिषेक कुमार ज्योग्राफी पर जाकर इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्टडी IQIAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर जहां पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां प्ले लिस्ट के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो इसकी प्ले लिस्ट भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जहां पर क्रमवार तरीके से इन वीडियोस को सजाया गया है। और साथ ही साथ ये पूरी सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल हो सकती है, ये बात मैं दावे के साथ कहता हूं। कारण ये है कि जब आप यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आते हैं या फिर किसी के भी साथ यूपीएससी के बारे में चर्चा करते हैं तो दो तीन चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन फैक्टर का कार्य करती हैं। एक, पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, उसका रिवीजन आपको 2 बार कर लेना चाहिए, प्री देने से पहले की मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज को आपको प्रॉपर तरीके से अटेंड करना है और प्रीवियस ईयर PYQ का अपना एक महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यदि अभी भी आप PYQ को इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है। ये बड़ी मिस्टेक ना करें आप, इसके लिए इसको एक सीक्वेंस वाइज तरीके से हमने कवर किया है। आप यहां पर जाकर इस पूरी सीरीज को देख सकते हैं और यदि आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी हो तो अभिषेक कुमार ज्योग्राफी जो कि मेरा टेलीग्राम हैंडल है, यहां पर जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी यूपीएससी की जर्नी में किसी भी प्रकार की मैं हेल्प कर सकता हूं तो उसके लिए आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और साथ ही साथ मेरे फेसबुक अकाउंट पर। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये भौगोलिक अवस्थिति पर आधारित क्वेश्चन है, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा सिक्वेंशियल तरीके से यदि आप बोलेंगे तो मैं थंबनेल में उसको पॉइंट आउट भी करा दूंगा कि भाई ये किस PYQ के क्वेश्चन है, यानी कि ओशनोग्राफी के हैं, जियोमॉर्फोलॉजी के हैं, इंडियन ज्योग्राफी के हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं, है ना। ये यदि आप कहेंगे तो मैं थंबनेल में उसको एडिट करा दूंगा, परंतु याद रखिएगा कि एक सीक्वेंस वाइज तरीके से हमने कवर किया है। अभी जिसको हम कवर कर रहे हैं वो है भौगोलिक अवस्थिति पर, यानी कि सामान्य भाषा में बोला जाए तो जो मैपिंग पर आधारित क्वेश्चन है उनको हम कवर कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQIAS हिंदी के ही प्लेटफॉर्म पर एक प्रोग्राम चलता है जिसको नाम दिया जाता है मैप इन न्यूज। इसमें होता यह है कि पूरे हफ्ते भर जितनी भी लोकेशंस इंपॉर्टेंट है जो कि न्यूज में रही हैं उनको कवर कराया जाता है। अमृत उपाध्याय सर इस सीरीज को करते हैं, आपने शायद देखा होगा। तो ये मैप इन न्यूज आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कारण अभी स्पष्ट समझ में आएगा। पहले क्वेश्चन को जरा आप देखिए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। बोला गया है कि कभी कभी समाचारों में उल्लेखित शहर या फिर देशों के बारे में यहां पर बताया गया है और पूछा गया है उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं। 2018 का ये क्वेश्चन है। यदि 2018 के एस्पिरेंट यहां पर आ गए हो तो भाई आपने अक्सर सुना होगा कि उस समय अलेप्पो एक क्षेत्र था और मजार शरीफ, ये दोनों ही क्षेत्र बहुत ही ज्यादा चर्चा में थे। इवन अफगानिस्तान वाला सेक्शन तो अभी हाल ही में चर्चा से हटा है, परंतु यहां पर जो स्लाइड का अधिकार हुआ है तो इसको लेकर फिर भी ये चर्चा में है। यदि वर्ल्ड सिनेरियो में हम बात करें कि इसी टाइप के क्वेश्चन क्या वर्तमान में बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। यदि आप देखोगे तो भाई जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जिसको हम मैक्सिको की खाड़ी नाम देते हैं, ट्रंप चुनाव से पहले, यानी कि जो अमेरिका के चुनाव हुए जिसमें ट्रंप ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया और ट्रंप जीते, 20 जनवरी को इनका इनॉग्रेशन हुआ और ये व्हाइट हाउस में पधारे। इससे पहले से ही इन्होंने यह डिक्लेयर कर दिया था भाई मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी किया जाएगा और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई जाएगी। तो इसके आसपास की सभी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप ऐसा नहीं है कि भाई इसी के आधार पर आप नीचे देखेंगे तो कैरेबियाई आइलैंड है, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाजू में आप देखोगे कि सांता आना करंट के कारण फॉरेस्ट फायर हो रहा है कैलिफोर्निया में, तो ये भी लोकेशनल एनालिसिस के आधार पर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। नीचे आएंगे तो ओरफिश मिरी है कैलिफोर्निया, जो दक्षिणी कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है, बाजा कैलिफोर्निया, जो कि एक्चुअली मैक्सिको के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये क्षेत्र भी इंपॉर्टेंट है। ट्रंप के आने के बाद आप पाएंगे कि गाजा पट्टी का विवाद फिर से एक बार तूल पकड़ लिया है और रशिया यूक्रेन युद्ध चल ही रहा है। इसको भी लेकर बहुत बैठकें हुई हैं और जेलेंस्की और ट्रंप का एक प्रकार का डिस्प्यूट सामने आया है कि बहस हो गई थी व्हाइट हाउस में। तो ये सभी सिनेरियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इसी को कहा जाता है कि यूपीएससी एक्चुअली मैपिंग और लोकेशनल एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन करता है। बस हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई लोकेशनल एनालिसिस के आधार पर किस प्रकार से क्वेश्चन किया। आप हर वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि लोकेशनल एनालिसिस के आधार पर बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
और जनरली हम इनको अवॉइड कर देते हैं। तो इनको अवॉइड करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इनको आप ध्यानपूर्वक एक बहुत ही यानी मोटे तौर पर आप इसको पढ़ सकते हैं कि भाई जहां पर आपने मान लीजिए एशिया महाद्वीप का अध्ययन किया, आप में से जिन भी स्टूडेंट का ज्योग्राफी ऑप्शनल होगा वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ते होंगे या फिर लोकेशनल एनालिसिस को पढ़ते होंगे, एक एक लोकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसको पढ़ते होंगे। तो ये सभी बातें आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं। बस इसके लिए आवश्यक ये होता है कि भाई आपका इंटरेस्ट उसमें हो, आप समझें कि यूपीएससी किस प्रकार से वर्तमान में क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, 2000 भले ही 2018 के ये क्वेश्चन है, परंतु ये सिनेरियो अभी चेंज नहीं हुआ है। हाँ, यदि ये क्वेश्चन 2011 का होता तो ये बिल्कुल पक्का है कि अभी तक का सिनेरियो चेंज हो गया होता, परंतु अभी भी ये सिनेरियो चेंज नहीं हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, अलेप्पो के बारे में बात की गई है कि ये सीरिया में आता है, बिल्कुल सही है। किरकुक यमन में नहीं है, मोसुल यमन में फिलिस्तीन में नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जो सिटीज हैं ये इराक में आती हैं भाई, ये इराक में आती हैं। और इराक कहाँ आता है? तो जहां पर अरेबियन पेनिनसुला, अरब का प्रायद्वीप आपको मिलेगा, उसके उत्तरी भाग में। अब ये कहाँ आता है मैं अभी आगे मैपिंग करूंगा। मजार शरीफ अफगानिस्तान में आती है। इवन अफगानिस्तान का 4th नंबर का ये सबसे बड़ी सिटी भी है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर कि 1 और 4 हमारे सही सुमेलित हैं। बोला गया है कि यदि आप कोहिमा में हैं और कोट्टायम की यात्रा करते हैं, कोहिमा से कोट्टायम, मैं बता दूं कि जो कोट्टायम है ये केरल में है और साथ ही साथ जो कोहिमा है ये नागालैंड में आता है। ठीक है, यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान मतलब कि कोहिमा और गंतव्य स्थान यानी कि कोट्टायम को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। कम से कम की बात की गई है, ज्यादा तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो यदि हम कम से कम की बात करते हैं तो भाई याद रखो कि एक रफली मैनर में यदि मैं बनाऊं तो ये है हमारा LAC वाला सेक्शन, यहां पर आता है हिमाचल प्रदेश। जस्ट अ सेकंड, यह है LAC, यहां पर आता है हिमाचल प्रदेश, यह है उत्तराखंड, यह है सिक्किम, और यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। यहां पर आता है LOC, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एंड देन ये है हमारा पूरा का पूरा पेनिनसुलर इंडिया बनकर तैयार। जस्ट अ सेकंड, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया जो कि बनकर तैयार है कुछ इस प्रकार से। यदि आप इस हिसाब से देखेंगे तो भाई जरा समझिएगा कि ये जो इंडिया मैंने बनाया, जस्ट अ सेकंड, एक काम करता हूं मैं नेक्स्ट स्लाइड ही ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पर हौच पौच हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आ पाएगा। फिर यहाँ पर जरा समझिएगा कि यदि इंडिया का मैप बनाया जाए तो ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, लद्दाख वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन यहाँ पर आता है सिक्किम। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये है हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला एरिया। यहाँ पर आता है LOC, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, एंड देन यहाँ पर आएंगे तो ये है पूरा पूरा पेनिनसुलर इंडिया या फिर प्रायद्वीपीय भारत वाला क्षेत्र। अब एरिया कौन से बताए गए हैं? तो एक है नागालैंड का कोहिमा, और इन दोनों को शामिल करके बोला गया है। कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें बोला गया है कि इन स्थानों को छोड़कर, तो स्थानों को उनको छोड़ना है, फिर क्या आंसर आएगा उसको भी हम देख लेते हैं। ये है नागालैंड और कोट्टायम आता है भाई केरल में। देखिएगा, यहां से जब आप निकलेंगे तो सबसे पहले नागालैंड को तो शामिल कर ही लिया है, आसाम को पार करेंगे, पश्चिम बंगाल आएगा, उड़ीसा आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा, और आंध्र प्रदेश से फिर आपके पास 2 रास्ते हैं। एक तो आप दक्षिणी आंध्र प्रदेश से कर्नाटक चले जाओ और फिर आप केरल जाओ, नहीं तो आप तमिलनाडु चले जाओ और फिर आप केरल जाओ। दोनों ही ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहां पर अब गिन लेते हैं भाई कि कौन कौन से एरिया की यहां पर बात हुई है। सबसे पहले बात की गई है नागालैंड की, क्योंकि कोहिमा आता ही नागालैंड में है। फिर आता है आसाम के पश्चात आपको देखने के लिए मिलेगा वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल वाला सेक्शन, यहां पर मिलेगा उड़ीसा वाला एरिया, और नीचे आते हैं तो यहां पर आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद यहां पर आता है कर्नाटक, और कर्नाटक के साथ यहां पर आता है तमिलनाडु। अब देखो ये दोनों या की कंडीशन में है, यानी कि या तो आपको कर्नाटक लेना है या फिर आपको तमिलनाडु लेना है, दोनों को शामिल नहीं करना है। और यहां पर देखने के लिए मिलेगा केरल वाला एरिया, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 6 में चाहे आप इसको ले लो चाहे आप इसको ले लो। यदि मान लीजिए बोला जाता है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा ये नो डाउट 7 होगा, परंतु यदि बोला जाता कि नागालैंड और केरला को छोड़कर, तो फिर इसका आंसर 5 होता, और 5 ऑप्शन में है नहीं। तो 2017 का ये क्वेश्चन था, ये भी लोकेशनल एनालिसिस के आधार पर क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है? निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा है की बात यहां पर हो रही है।
ठीक है, दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। अच्छा ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों से लगती है। एक आता है भाई यूरोप महाद्वीप, यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप के 6 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। एशिया के लगभग ये 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और यदि बात की जाए अफ्रीका की, तो अफ्रीका के लगभग 5 देशों के साथ ये सीमा बनाता है। और इसमें भूमध्य सागर के अंतर्गत ही आपको कई और सागर और कई और सीमांत सागर भी देखने के लिए मिलेंगे। लाइक यदि मैं यहाँ पर एक मैप बनाता हूं तो ये है भाई हमारा भूमध्य सागर वाला भाग। अभी मैं अफ्रीका महाद्वीप बना रहा हूं, ये अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर आता है लाल सागर वाला एरिया, ऊपर की ओर ये है हमारा पर्सियन गल्फ या फिर फारस की खाड़ी, ये है हमारे द ग्रेट इंडिया। अब चूंकि इसके आगे की आवश्यकता हमको नहीं है तो मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। ऊपर की ओर जाएंगे तो ये है ग्रीस, यहाँ पर आता है इटली, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा पुर्तगाल, स्पेन, यहाँ पर आता है नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड वाला एरिया। ये अभी नॉर्वे भी बहुत ज्यादा चर्चा में है यूरोपियन यूनियन के कारण। तो देखो ये वाला जो एरिया है इसको नाम दिया जाता है भाई भूमध्य सागर, और ये वाला जो सागर है इसको नाम दिया जाता है क्या, अटलांटिक महासागर। मैं बता दूं कि यहां पर आपको एक और कॉन्टिनेंट मिलेगा, इसको नाम दिया जाता है भाई दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप वाला एरिया, दैट इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और हमेशा याद रखना जब भी आप मैप बनाएं, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कंपैरेटिवली इस अफ्रीका महाद्वीप के थोड़ा सा नीचे है, इसके ऊपर से नॉर्थ अमेरिका चालू होता है। पूरा मैप बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, केवल मैं भूमध्य सागर के बारे में बता रहा हूं। तो ये है भाई हमारा भूमध्य सागर वाला क्षेत्र। और ये जो भूमध्य सागर है ऊपर देखें तो यूरोप के साथ सीमा बनाता है। यूरोप में कौन कौन से क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर स्पेन भी आएगा, फ्रांस भी आएगा, फ्रांस की यहाँ पर लायंस की खाड़ी भी आएगी, इटली आएगा, ग्रीस आएगा, और साथ में यहाँ पर साइप्रस एक छोटा सा द्वीप माल्टा भी यहाँ पर आ जाता है। अफ्रीका के देशों की बात करेंगे तो यहाँ पर मोरक्को आता है, अल्जीरिया आता है, और तमाम प्रकार के देश आते हैं। यहाँ पर आपको ये नील नदी का मुहाना देखने के लिए मिलेगा, तो इजिप्ट भी इस क्षेत्र में आता है। अब इजिप्ट यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको स्वेज नहर देखने के लिए मिलेगी, और इसी स्वेज नहर को लेकर इस इजिप्ट का यूके के साथ भी विवाद चल रहा है। आगे आते हैं तो ये फिर एशिया महाद्वीप वाला सेक्शन है, यानी कि कुल मिलाकर ये 3 महाद्वीपों के साथ भाई सीमा साझा कर रही है। एक है यूरोप, एक आता है एशिया, और एक आता है अफ्रीका। अब आपके पास जो एटलस है वहां पर स्टिकी नोट्स में ये सभी बातें आप लिख लीजिए, ताकि भाई ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी मैनर में कंप्लीट हो सके। और ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। जनरली हम ये सोच लेते हैं कि भाई नहीं पूछे जाएंगे, अरे नहीं पूछे जाएंगे, जब इतना बड़ा सिलेबस आपने कवर कर लिया है तो इतना सा और टॉपिक आप कवर कर लो, उसमें कुछ हो थोड़े ना जाएगा। ये बल्कि और ज़्यादा हेल्प ही करेगा आपको अदर प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में। तो इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें, और क्या बोला गया है कि कौन से सीमा बनाते हैं कि यहां पर बात हुई है। अच्छा, यदि मैं एशिया महाद्वीप की बात करता हूं, सबसे पहले यदि मैं आपके साथ ये साझा करूं कि भाई जॉर्डन कहां आता है, ईरान कहां आता है, सीरिया कहां आता है और लेबनान कहां आता है, ये चारों ही इवन आप एशिया महाद्वीप के देशों में काउंट करते हैं। अब यहां पर जो जॉर्डन है ये सीमा नहीं बनाता है, जॉर्डन नहीं बनाता है सीमा, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जॉर्डन सीमा साझा नहीं करता है, इराक भी सीमा साझा नहीं करता है। असल में ये जो मैंने आपको मैप बताया, ये जो मैंने आपको मैप बताया ये है हमारा अरब का प्रायद्वीप। अरब के प्रायद्वीप में इस एरिया में आप पाएंगे कि ईरान और इराक आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है, दैट इज वाई इराक भी नहीं आएगा। लेबनान और सीरिया बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा ये करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में रहता है। भाई आपको मिडिल ईस्ट का विवाद पता होगा कि मिडिल ईस्ट को यदि आप देखें तो जो अभी वर्तमान में फिलिस्तीन गाजा विवाद चल रहा है, यानी कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है ना, ये आज की कहानी नहीं है। यदि आप इसकी कहानी को देखना चाहते हैं तो यही स्टडी IQIS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर वो रखी हुई है, कभी मैं उसके बारे में और डिस्कस करूंगा। परंतु एक बहुत लंबा सिनेरियो है, हमेशा याद रखना कि ये लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है। 1967 में यदि आप देखोगे तो जो इजराइल था, इजराइल ने इस गोलन हाइट्स को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, ठीक है, इजराइल के अधिकार क्षेत्र में ये आ गई थी। और आता कहां पर ये मिडिल ईस्ट अर्थात जो मध्य पूर्व वाला भाग है वहां पर ये देखने के लिए मिलेगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत के राज्यों का 2015 का ये क्वेश्चन था, ठीक है, यानी कि 2015 में भी ये डिस्कशन में था। अभी वर्तमान में गोलन हाइट्स भले ही डिस्कशन में नहीं है, वर्तमान में गाजा पट्टी विवाद डिस्कस में है, तो हमको उस हिसाब से देखना पड़ेगा ये क्वेश्चन।
भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है? चलो भाई, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको कवर कर लो। यहां पर आता है अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। आप यदि कमेंट करना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या आता है और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब वेरी फर्स्ट क्लास मैंने अपनी टीचिंग लाइफ की सबसे पहली क्लास जब ली थी तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था पूर्व और पश्चिम को लेकर। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि सबसे पूर्वी बिंदु क्या है और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। ये पूछने का अर्थ ये नहीं है कि मैं अभी वर्तमान में कंफ्यूज हूं, परंतु हाँ, ये आप एंगेजमेंट दिखाएं, उसका एक तरीका ये हो सकता है, आपको जो समझना हो इसको। चलिएगा भाई, यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे पूर्वी बिंदु आता है, यानी पूर्वी राज्य आता है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिमी राज्य आता है गुजरात। ठीक है, यहां पर आता है गोहेर माता एक मंदिर है और इसी को सबसे पश्चिमी बिंदु माना जाता है। भाई यहां पर मैंने पश्चिमी बता दिया, अब पूर्वी आप बता दीजिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है? कि यहां पर बात हुई है कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक नहीं फैला है। तो सीरिया आता है, जॉर्डन नहीं आता है, मैंने पीछे ही बताया था, लेबनान भी है, इजराइल भी है। मतलब कि भूमध्य सागर तक कौन सा नहीं फैला है? तो ऑप्शन नंबर बी, जॉर्डन इज द राइट आंसर। यदि आप मलक्का जलडमरू मध्य से यात्रा की जाए तो निम्न में से कौन सा एक आ सकता है, यानी कि कौन सा एक देश आ सकता है, यहां पर बात की गई है। यदि मलक्का जलडमरू मध्य के बारे में आपको ध्यान नहीं आ रहा है कि भाई ये कहां पर स्थित है, तो इसको मैं समझा देता हूं कि देखिएगा, जब आप यहां से आगे बढ़ते हैं तो ये है हमारा द ग्रेट इंडिया। इससे जब आप आगे आएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया, यहां से आता है साउथ चाइना सी, यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा कोरियन कंट्रीज। ऊपर का हमारे पास काम नहीं है, एक रफली मैनर में यदि यहां पर मैं मैप बनाता हूं तो यह है इंडोनेशिया के ये आइलैंड्स हैं। ठीक है, यहां पर आता है बोर्नियो, ये है सुमात्रा, जावा, बाली और बोर्नियो पर 3 देशों का अधिकार। यहां पर आता है मलेशिया, ये है हमारा सुमात्रा आइलैंड, और इनके मध्य में आता है सिंगापुर, और यहीं से गुजरती है हमारी मलक्का जल संधि। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि आप मलक्का जलडमरू मध्य से यात्रा करते हैं तो निम्न में से कौन सा एक आ सकता है? तो भाई यदि आप बाली को देखोगे तो बाली तो बहुत ही ज्यादा पीछे है। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्लाइड को ना यहां पर ले आता हूं क्वेश्चन के समीप। बाली को देखोगे तो बाली कहां पर है? यह है बाली आइलैंड। यदि आप ब्रुनेई देखोगे तो ब्रुनेई यहां पर आता है। यदि आप जावा आइलैंड को देखोगे तो जावा आइलैंड मध्य में है। परंतु यदि आप सिंगापुर को देखोगे तो सिंगापुर के समीप से ही ये होकर गुजर रही है, यानी कि समीप पर ही स्थित है मलक्का जलडमरू मध्य। और याद रखिएगा कि ये जो मलक्का स्ट्रेट है या फिर मलक्का जलडमरू मध्य है, ये 2 सागरों को जोड़ने का कार्य करता है। एक तो है भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित एक सागर जिसको नाम दिया जाता है अंडमान सागर का। अंडमान सागर को ये कनेक्ट करती है इसके साथ दक्षिण चीन सागर के साथ, अर्थात जो साउथ चाइना सी के नाम से, साउथ चाइना सी या फिर इसी को नाम दिया जाता है दक्षिण चीन सागर वाला एरिया। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने का कार्य करती है ये मलक्का स्ट्रेट। ये वर्तमान में चर्चा में इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे चाइना इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में स्ट्रांग होना चाह रहा है, उसके लिए मलक्का जल संधि के सब्स्टिट्यूट के तौर पर ये क्रा जल डमरू मध्य को डेवलप कर रहा है, जो कि मलेशिया के मध्य से होकर गुजरेगी। जैसे यूएसए ने पनामा को डेवलप किया, उसी प्रकार से ये क्रा डमरू मध्य को डेवलप करना चाह रहा है। दैट इज वाई ये पूरा टॉपिक आज वर्तमान में हमारे डिस्कशन में है, तो इसको भी एक बार आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हमारा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बोला गया है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। क्षेत्र जो प्रायः खबरों में रहते हैं, चेचन्या रूस में आता है, दारफुर और स्वात घाटी, इसके बारे में चलिए देखिएगा भाई। जो स्वात घाटी है ये पाकिस्तान में आती है और जो दारफुर है ये असल में सूडान में लोकेटेड है ना। ये आता है सूडान में, सूडान का एक क्षेत्र है दारफुर, और साथ ही साथ जो स्वात घाटी है ये आती है पाकिस्तान में भाई। ठीक है, बोला क्या गया है? उपरोक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सही सुमेलित है की बात की गई है। तो ओनली वन, यानी कि केवल और केवल एक यहां पर सही सुमेलित है। दक्षिण पूर्व एशिया से दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नकरों का सही स्थिति क्रम क्या होगा? देखो भाई,
मैंने आपको अभी एक बात बताई थी, ये है साउथ ईस्ट एशिया का मैप, और ये जो कंट्रीज दी गई हैं ये साउथ ईस्ट एशिया की ही दी गई हैं। यदि एक सही क्रम की हम बात करें तो सब कहां से जाना है, तो दक्षिण से उत्तर में जाना है ना। दक्षिण से उत्तर में जाने के लिए सबसे पहले इसी मैप को आप देख लो भाई कि ये है हमारा, ये है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का सुमात्रा, जावा, ये है बाली, बोर्नियो, सिंगापुर, मलेशिया, ऊपर की ओर आते हैं फिलीपींस, ताइवान, जापान ना, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इसके अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो सबसे नीचे आएगा जकार्ता। ठीक है, इन सभी में जो सबसे नीचे आएगा ये आएगा भाई हमारा जकार्ता, यानी कि ये आएगा हमारा पहले नंबर पर। अब एलिमिनेशन मेथड लगा लेना, यानी कि इतना लंबा हमको जाने की जरूरत नहीं है कि भैया आप मैप बनाएं, मैप बनाने के बाद उसको फिर आप सही पदानुक्रम निकालें और सही पदानुक्रम निकालने के बाद फिर आप उसको रीचेक भी करें। आप केवल और केवल यहाँ पर ये देखें कि भाई हमको ये पता है कि जो जकार्ता है, इंडोनेशिया का जकार्ता आइलैंड, ये सबसे दक्षिण में है। जो 4 दिए हुए ऑप्शन है इनमें से ये सबसे दक्षिण में है। तो देख लो कि 3 नंबर किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में ये आ रहा है, परंतु 3 दोनों में है ना। तो अब आप और आगे बढ़ो तो इसके पश्चात आता है सिंगापुर, यानी कि ये दूसरे नंबर पर है। अब 4 किस में है, तो इसमें 2 है, इसमें 4 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। यानी कि आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाला कार्य करना है। तो भाई आप अपना समय व्यर्थ नहीं कर सकते, क्योंकि यूपीएससी में वैसे ही समय कम पड़ जाता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में। तो यहां पर आपको समय जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बचाने पर ध्यान देना है। निम्नलिखित युगों पर विचार करें और बताएं कि कौन सा सही सुमेलित है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहां पर ना केवल और केवल ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन के अकॉर्डिंगली दिया हुआ है कि उसकी लोकेशन क्या क्या है। ये लोकेशन दी गई है और नीचे किसी भी प्रकार के अदर ऑप्शन नहीं है। मतलब कि ये जो 4 ऑप्शन हैं, ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कोई एक ही सही है, इतना क्लियर है हमको। ठीक है, यदि इनमें से एक से ज्यादा सही होते तो वो अलग से बताता कि भाई 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 3 और 4 सही हैं, है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो एबिसिनी का पठार है ये अरब में आता है। नहीं, ये मैं आपको बता दूं कि अरब में नहीं आता। जो इथोपिया वाला सेक्शन है अफ्रीका का, है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया आता है, ये उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा एबिसिनी का पठार वाला एरिया। एटलस पर्वत है, ये उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में आता है। यदि मान लीजिए ये है हमारा अफ्रीका, यहां पर आएगा क्या, काला सागर, यहां पर आएगा कैस्पियन सागर, इन दोनों के मध्य में मिलेगा हमको एटलस पर्वत। अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में ये पड़ेगा, दैट इज ये वाला बिल्कुल सही माना जाएगा। गुयाना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में नहीं आती है, ये आती है वेनेजुएला और गुयाना देशों में, जो कि असल में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं, वेनेजुएला और गुयाना में। ये एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इसके आसपास का जो एरिया है, यहाँ पर आपको लानोस घास के मैदान दिखाई देते हैं, अर्थात जो कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। ओकावांगो द्रोणी या पैटागोनिया में नहीं आती है। जब आप इसके बारे में अध्ययन करेंगे तो ये अफ्रीका में लोकेटेड है, और अफ्रीका में यदि इसको बोल देता कि ये दक्षिण पश्चिम में है तो ये बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि जो 2 देश हैं, अर्थात एक है हमारा साउथ अफ्रीका जिसको हम दक्षिण अफ्रीका का नाम देते हैं, और एक आता है बच्चे नामीबिया वाला एरिया। इन दोनों में ही ये लोकेट देखने के लिए मिलेगी, नामीबिया। बात समझ में आई? तो यहां पर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एलिफेंट। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। मैं रीड कर देता हूं, एलिफेंट पास, एलिफेंट पास यानी कि जो चैनल होता है उसकी बात हो रही है, जिसकी चर्चा प्रायः समाचारों में होती है, निम्नलिखित में से किस एक के मामलों के संदर्भ में है। कहां हो रही है सर, तो 2009 का क्वेश्चन है भाई, उस समय होती होगी, वर्तमान में नहीं है। आपको इतना बताना है कि ये कहां पर है, बांग्लादेश में है, भारत में है, नेपाल में है या फिर श्रीलंका में है। ठीक है, हिंट मैं दे देता हूं कि भाई चारों ही पड़ोसी हैं, परंतु इन 4 में से स्थलीय पड़ोसी और जलीय पड़ोसियों में इसको बांट लेना, आपको इजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई क्या है। यानी कि सभी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं यदि थोड़ा सा अपना चीटिंग करने वाला दिमाग लगाएंगे तो। ठीक है, यदि मान लीजिए आप कॉन्सेप्ट इसमें ढूंढेंगे तो कॉन्सेप्ट किसी प्रकार का नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है। एलिफेंट पास है, इतना हिंट काफी है। कमेंट सेक्शन में बता दो कि आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, और ऑप्शन मुझे बता देना कि कौन सा, यानी कि आंसर मुझे बता देना कि कौन सा सही है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, यानी कि आने वाली सीरीज में 22वें वीडियो के साथ। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट डे, और अपनी तैयारी को और सुनिश्चित करने के लिए स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़े रहें, और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ लक आगामी आपकी पूरी तैयारी के लिए। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए
सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।